So let's start with this chapter, work, energy and power. It's a very easy chapter, ठीक है, but one of the most important chapters, क्योंकि इसके जो concepts तुम पढ़ोगे वो काफी जगहों पे काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ये बहुत important है। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं वर्क, एनर्जी और पावर। देखो देखो, वर्क, एनर्जी, पावर जो होता है ना, इसकी कहानी शुरू होती है वर्क के डेफिनेशन से। तुम लोग कब कहते हो वर्क हो रहा है? हम कब कहते हैं वर्क हो रहा है, इशिता? When do we say that some work is done, इशिता? So when force into the distance traveled along the direction of the force. हाँ, मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं वर्क हो रहा है। पर तुम लोग ऐसा भी तो कहते होगे ना घर पे अपने, कि बैठे हो और कह रहे हो मैंने बहुत काम कर लिया। बैठे बैठे थकते हो कि नहीं थकते हो? आज दिन भर बैठे बैठे थक गया मैं, ऐसे सुनते में आता है ना, ये सब फ्रेज यूज करते हैं हमारे घर पर, परिवार में। तो भाई बैठे बैठे भी थक जाते हैं हम लोग। हमें ये याद रहना चाहिए कि हम, ये फिजिक्स का टर्म नहीं है वर्क का, ठीक है। आप काम, फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब हम बात करते हैं कि there should be some displacement in the direction of force applied, right? So we have this work done first. तो work done by, first पढ़ेंगे बेटा हम लोग constant force। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ये पहला होगा। और सेकंड होगा वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। ये दो चीजें होंगी। तो देखो बच्चों, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल है। वर्क डन W बाय द कांस्टेंट फोर्स इज गिवन एज F डॉट S वेक्टर। अब देखिए ये S वेक्टर क्या है। तो ये जो S वेक्टर है हमारा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स with respect to the, or sorry, displacement of point of application of force along, इतना ही लिखो इसको बस, और कुछ नहीं लिखना है। सो एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो देखो मैंने तुम लोगों को जब सिखाया था कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो याद करो फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाते हो तो वहां पर हमने बताया था कि भाई आपको जो टेल ऑफ द वेक्टर होता है या टेल ऑफ द फोर्स होता है वो कहाँ पर होना चाहिए, जहां पे फोर्स ओरिजिनेट होता है। और उसका जो वेक्टर होता है, एरो का साइन, वो किस तरफ पॉइंट करता है, जिस तरफ वो फोर्स, उसका डायरेक्शन होता है, राइट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नाउ व्हाट अबाउट दिस F? दिस इज द अप्लाइड फोर्स। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें, है ना। जिसका हमें वर्क डन देखना है उस, वो ये फोर्स हो गया। तो दिस इज हाउ इट इज गिवन। अब बच्चों यहां पर बात आती है कि आपको, तो अब बात आती है कि इफ द एंगल बिटवीन दीज टू, इफ द एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, सबको पता है आप लोगों को। तो ये जो एस कॉस थीटा है ये क्या है? हाँ, नाउ कम्स एस कॉस थीटा इज the displacement of the point of application of force, point of application of force along the direction of, along the direction of force applied, ठीक है। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही है क्या, नॉइस आ रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। नहीं ना, गुड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और एफ एस कॉस थीटा में एस कॉस थीटा क्या है? इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो ये क्यों बोला बेटा मैंने? ये इसलिए बोल रहा हूं, ये कौन है? ये एस कॉस थीटा है, ठीक है।
ये जो है ये एस कॉस थीटा है। तो तुमने पढ़ा था पहले, एक इसका एग्जाम्पल देख लो कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये हमने इस ब्लॉक को मूव करवाना है, ठीक है, और यहाँ पर इस ब्लॉक को पे हमने फोर्स लगाया इस तरफ। लेट्स से दिस फोर्स इज एफ वेक्टर एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो मैं ये मार्क कर रहा हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी, ये ब्लॉक यहां से मूव करेगा और ये यहां चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये फोर्स भी यहां से मूव करेगा और यहां आ जाएगा, ये है ना, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर हमेशा। तो देखो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक। क्लियर? सो दिस इज द एस वेक्टर। नाउ यू कैन सी दैट फोर्स, यहाँ पे एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्स जो था वो ऐसे लग रहा था, ठीक है, और ये कांस्टेंट फोर्स लगते हुए ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है P, जिसको मैं लिख रहा हूं, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया बेटा। द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, राइट। तो आप जब यहाँ पे वर्क डन देखोगे तो आप क्या देखोगे, ये आ जाएगा एफ डॉट एस वेक्टर करोगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो अब एस कॉस थीटा क्या हो गया, एस कॉस थीटा हो गया इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है तुम्हारा, इस डायरेक्शन में तुमको मुझे दिखाना है कि भाई यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये आएगा, ये जो लेंथ होगी, दिस इज आवर एस कॉस थीटा। बेटा सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछो। प्रोजेक्शंस में वेक्टर का जो कंपोनेंट ले रहे हैं हम एस वेक्टर का, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए आप लोग। एनी डाउट्स इन दिस? No, sir. No, sir. आई अज्यूम देयर इज नो डाउट, गुड। तो किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है वेरिएबल फोर्स की बारी। देखो वेरिएबल फोर्स में क्या करते हैं हम, तो बेटा वेरिएबल फोर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू निकालते हैं फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय दिस वेरिएबल फोर्स। तो हम पहले एक ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं डीएस वेक्टर का। सो दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट, along, this is a small displacement, इतना ही मानो। और F vector is of course the applied force. dW is what? This is the work done for by the force. This is the work done by the force for a very small displacement. ठीक, पर ये कब होगा, कब यूज करना है इसका, जब वेरिएबल फोर्स होगा। कांस्टेंट होगा तो हमें इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज कर लेना है, एफ डॉट एस वेक्टर करो सब काम बनेगा। पर जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तुम्हें इसी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आप इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये मिलेगा तुम्हें डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस वेक्टर। कहां से कहां तक करोगे बेटा इसको, तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये जो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन है, ये तुम्हारे उस वेरिएबल से रिलेट करेंगे जिस वेरिएबल का तुम्हारा डीएस वेक्टर होगा, ठीक है। यहां तक आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए। हर्षदा, एनी डाउट्स बेटा? नो सर। सर ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर वो जब डी डब्ल्यू को हम लोग ने इंटीग्रेट किया तो 0 टू अपर लिमिट किया है।
W किया 0 to W, सर वो टोटल वर्क डन है। हाँ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये टोटल वर्क हुआ बेटा, ठीक है। और कोई किसी को डाउट है बेटा इसमें? चलो मैं ना तुमको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, इससे तुमको और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए यहां पर ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हम इस पोजीशन से उठा के यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स along this direction and this force is F। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है, दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू x नॉट। This is x is equal to 0 and this is x is equal to x naught, right? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है बेटा। जो हमारा ये फोर्स है ना, ये फोर्स दे रखा है हमको a प्लस बी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन मी? रानिया यू कैन एक्सप्लेन बेटा, a प्लस बी एक्स का मतलब क्या हुआ फोर्स f का? रानिया Yes, sir. आप बताओगे बेटा a प्लस बी एक्स मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस व्हेन f इज, आई से व्हेन f इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स? Sir, the force which is applied from the position A to B. नहीं, A to B नहीं बेटा, it's a variable force where A and B are constant and this force F depends on X। फोर्स F की जो वैल्यू है, जैसे जैसे ये X चेंज होता जाएगा, जैसे X अभी 0 पे है, X इज इक्वल टू 0 है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? A हो जाएगी। जब ये फोर्स, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा, मान लो ये हो गया सम पोजिशन X इज इक्वल टू 2 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 2b हो जाएगी। तो ये वेरिएबल फोर्स है, समझ आया बेटा ये? Yes, sir. तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, किसी भी जनरल पोजीशन x पे ले गए हम इस ब्लॉक को। देखो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो कोई भी एक जनरल पोजीशन पे ले जाओ इसको, बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, किसी भी एक रैंडम जनरल पोजीशन पे लेके जाओ उसको। वहां से आप ये देखो कि आप जब इसको थोड़ा और डिस्प्लेस करते हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ ये जो पोजीशन है, दिस इज x प्लस डी एक्स। क्लियर? तो बच्चों ये फोर्स यहां से लगा और यहां तक गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको हम ds वेक्टर लिखेंगे, ये आएगा dx i कैप। आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. and Yes. the force f vector will be written as a plus bx i cap, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस हम ले रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं और इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो इस पॉइंट से बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स हमने फोर्स को रख दिया a प्लस बी एक्स। अब तुम्हारा मन होगा, तुम कहोगे सर एक बात बताइए, x प्लस डी एक्स में हम फोर्स को a प्लस बी एक्स प्लस डी एक्स क्यों नहीं लिखेंगे? मैंने बोला था ना, जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा फोर्स चेंज होता जाएगा, ये तो मैंने बोला है आप लोगों को। पर यहां पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं बेटा, कि वो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना dx, वो फोर्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं ला रहा है। दैट स्मॉल वेरिएशन in x is not bringing a significant change in the value of force f vector, right? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि हम फोर्स को उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। फोर्स को हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर के लिए, फॉर दैट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी अज्यूम दैट दिस फोर्स इज कांस्टेंट और रिमेन्स कांस्टेंट for that small displacement. Please mind my words, right? Now dw is what? dw is f dot ds vector. तो ये क्या हो गया बेटा? यहां पर ये आया a प्लस बी एक्स dx, i डॉट i 1 होता है, सबको पता है। ये पता है कि नहीं पता है सबको? i डॉट i 1 होता है। यस सर।
Yes, sir. हाँ, तो अब ये इंटीग्रेट करोगे आप इसको 0 से w तक, और x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू x नॉट। बेटा क्लियर है या नहीं है सबको ये? Yes, sir. Yes, x sir. इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू x नॉट, राइट? अब आया यहाँ पर ये, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा a dx फ्रॉम 0 टू x नॉट प्लस bx dx फ्रॉम 0 टू x नॉट। और अब देखो यहाँ पर a कांस्टेंट था, ये w आ गया, w का तो इंटीग्रल, a कांस्टेंट है तो a को a लिखो, x को dx का इंटीग्रल क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, dx का इंटीग्रल होता है x, ठीक है? दिस इज फ्रॉम 0 टू x नॉट प्लस b कांस्टेंट है, b को बाहर करो, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज फ्रॉम 0 टू x नॉट, राइट? तो बेटा ये आया a x नॉट प्लस b x नॉट स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाना ये सब अगर भूल गए हो बच्चों तो जाके इंटीग्रेशन का जो सिखाया हुआ है तुम्हारे पास वीडियो है अगर, तो उसको देखो एक बार कि कैसे इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स लगाते थे। नहीं आ रहा है तो सिखाऊं क्या इंटीग्रेशन करना? नहीं सीखना है किसी को? देखो फिर भी सिखा देता हूँ। x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है? और अगर एफ एक्स डी एक्स है, इसका लिमिट है a टू b, तो इसकी वैल्यू आएगी gx, जो भी वैल्यू आई, ये a टू b है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को पहले b सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस x की वैल्यू को फिर a सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो ऐसा होता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, इसी एक्स डी एक्स का एग्जाम्पल देख लो, ये था a टू b तक, सॉरी ये है 0 से लेके x नॉट तक, ठीक है? यहाँ पर x टू द पावर 1 है, ये आएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और लिमिट में आपको लगाना है 0 से x नॉट तक, तो जब आप x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा x नॉट स्क्वायर बाई 2, वही यहाँ पर आया है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आया है तुम लोगों को कि नहीं आया है? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। हर्षदा, Yes, sir. एनी डाउट्स? No. गुड। हर्षदा, निधि, No, sir. दिव्यांश पाठक, श्रेष्ठ, यशवी, तानिया, No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। ईशाना, कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, एक बार इस पूरी स्लाइड को पढ़ लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं तुमको। डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो गुड। Yes, sir. तो चलो बच्चों कुछ इस पे सवाल करते हैं, और ठीक है सवाल नहीं करते, चलो इस पे आगे हम बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। देखिए तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, देखिए क्या क्या होता है ये। कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो if the work done by a force in a closed path is equal to 0, ठीक है? और is ये होगा, और if the work done by it is
or if the work done by the force is path independent, then the force is a conservative force. ठीक, तो कोई भी फोर्स अगर उसका वर्क डन क्लोज्ड पाथ में 0 होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट देन द फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो अब इसमें आता है एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट केस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज स्प्रिंग फोर्स, फिर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो होता है. तो ये सारे फोर्सेस जो होते हैं बेटा ये होते हैं तुम्हारे कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, अब इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं. अच्छा रुको जरा, नॉन कंजर्वेटिव भी लिख ही देता हूं यहां पर, है ना. नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स if the work done by a force is path dependent, ठीक है, and in the closed path is non-zero, then the force is a non-conservative force. एग्जाम्पल क्या है बेटा? जितने भी डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं ना, डिसिपेटिव मतलब जो एनर्जी का लॉस करवाते हैं, जैसे फ्रिक्शन, ठीक है, ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, ठीक है, लाइक एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, ये फ्लूइड्स में होता है. ये सारे के सारे क्या है बच्चे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, अब आती है बारी कि भाई हम यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की. ये दो ही फोर्सेस की बात करेंगे हम, और नॉन कंजर्वेटिव में सिर्फ फ्रिक्शन की बात करेंगे. तो वी विल टॉक अबाउट gravitational force and spring force, and here we will talk about friction only. ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में. बाकी तो फिर हम करते रहेंगे जहां भी करना है. तो कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो ये है तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, मास m है इसका, और ये वेट mg है इसका, नीचे की ओर लग रहा है यहाँ पर. ठीक है, इस ब्लॉक को मैं इस पॉइंट से उठा के यहां तक ले जाता हूं. ठीक है, तो एंड दिस हाइट इज h, ये जो हाइट है ये h है. ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स mg. तो a से b तक ले गए ना बेटा. सबसे पहले ये बताओ कि ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है? श्रेष्ठ, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है mg? सर कांस्टेंट. कांस्टेंट है, वेरी गुड. तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है बेटा हमें mg के कारण mg का वर्क डन देखने के लिए? F vector dot S vector. वेरी गुड.
तो वर्क डन बाई mg फोर्स हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, A टू B, तो ये आया mg माइनस जे कैप, मैं इसको एक्स वाई ले रहा हूँ, हाँ, डॉट h प्लस जे कैप, तो ये आ गया बेटा माइनस mgh। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। आदि तुमको समझ आ रहा है? Yes. ओके। अब देखो, मैं ना अभी ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ कि वर्क डन बाय ए फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। क्लोज पाथ का मतलब क्या हुआ बेटा, ये समझो। क्लोज पाथ का मतलब हुआ कि ये यहाँ से चला, ए से चला बी तक गया और बी से वापस ए पे आ गया, ये हुआ क्लोज पाथ का मतलब। तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया ये। तो डब्ल्यू बी ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, j cap dot h is also downwards now, sorry, minus j cap and minus j cap, clear? So this is plus mgh। तो अगर राउंड ट्रिप में मुझे वर्क डन देखना है a to b to a, this is work done by ab plus work done by b, and this is minus mgh plus mgh which is equal to 0। प्रूव हो गया बेटा ये फर्स्ट वाला पार्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। No doubt, sir. वेरी गुड, No doubts. ठीक है। तो अब बारी आती है कि पाथ इंडिपेंडेंट कैसे होता है, ये वो भी चेक करते हैं। हाउ इज इट पाथ इंडिपेंडेंट? थोड़ा सा ना इसको साइज इसका छोटा कर दिया जाए। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको, मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है, और ये बी से सी लेके आना है मुझे इस ब्लॉक को, ठीक। तो दिस ब्लॉक बी इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, ठीक। अब क्या गेम है यहाँ पर देखो, एक सेकेंड है, ये थोड़ा सा ये ऑफ द ट्रैक चला गया, इसको ठीक किया जाए पहले। ये हमारा सी है, इसको ऐसे लेके आया गया, एंड टेक्निकली दिस एंगल इज थीटा, ठीक है बेटा। तो वर्क डन, तो देखो बी से ए आया तो सेम हॉरिजॉन्ट, सेम वर्टिकल लेंथ इसने ट्रैवल किया है, वर्टिकल लेंथ की बात कर रहा हूं। बी से ए इज एच, बी से सी का भी देखते हैं यही होता है कि नहीं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस and we want to find what is the work done by mg in bringing this object from b to c। b to c लाने में इस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क डन किया है, तो ये क्या आएगा बेटा, mg डॉट एस वेक्टर आएगा कि नहीं। नाउ व्हाट इज एंगल बिटवीन एस वेक्टर एंड mg? एनीबडी हु कैन हेल्प मी विद दिस? यशवी, व्हाट इज एंगल बिटवीन mg वेक्टर एंड s वेक्टर बेटा? ईशाना, वेरी गुड, 90 minus 90 माइनस थीटा, शाबाश। एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो लेट्स राइट, एंगल को यहां मेंशन कर देते हैं, दिस इज द एंगल इज 90 डिग्रीज माइनस थीटा। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा mgs cos ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा, राइट। तो ये आ गया mgs ऑफ साइन थीटा। तो s साइन थीटा क्या है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल में, देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल्ड है, इसमें s साइन थीटा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा b टू a। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज एम बी एच, दिस इज वर्क डन
by the gravitational force in bringing this object from B to C. क्लियर? तो देखो B to A लाने में भी वर्क डन कितना करना पड़ा था, इसको mgh करना पड़ा था, अभी भी mgh करना पड़ा है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट s sin थीटा क्या है यहाँ पर, s sin थीटा इज displacement along the direction of force. Along the direction of force. Right. So displacement along the direction of force is s sin theta. जब हम इसको mg से मल्टीप्लाई करेंगे और हम s sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू h ओनली, जो हमारा पहले भी आ रहा था। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। पाथ इंडिपेंडेंट, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को इसमें कोई, एक बार इसको पढ़ लीजिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज पूछिए। And just let me know when you are done with it, right? रानिया, ईशाना, समझ आ रहा है बेटा? इशिता, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर्ष- Yes, sir. हर्षदा, हर्षदा, आदि, Yes, sir. Yes. ठीक है। निधि समझ आया बेटा? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोगों ने नॉन कंजर्व ये पढ़ लिया है ना। अब बात करते हैं, ये तो हमने देख भी लिया कि भाई राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात करते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है, देखिए, वी आर डिस्कसिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हियर। सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। दिस इज पाथ डिपेंडेंट, ये प्रूव करना है मुझे। देखो कैसे करेंगे। एक बात बताओ, ये एक अनइवन सा सरफेस है, ठीक है, ट्रैक है जो अनइवन है और ऐसे बनी हुई है ट्रैक। यहां पे जब ब्लॉक आएगा, छोटा सा ब्लॉक ले लो इसको, ठीक है, ताकि इसके डायमेंशन में तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये इसका पाथ है, इस छोटे से ऑब्जेक्ट है। देयर इज इनफ फ्रिक्शन बिटवीन म्यू एंड एम। बेटा हर बार जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियली होता है ना वो तो सरफेस के, यस और नो? Yes. Yes, sir. इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, बट हमेशा इस केस में क्या होगा, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को तुम डायरेक्टली यहां से यहां उठा के ले आओगे तो भी फ्रिक्शन का वर्क डन चेंज हो जाएगा तब। ठीक है, पर यहां पर इस पूरे पाथ लेंथ पे फ्रिक्शन को लगते रहना है। कोई डाउट है बेटा इसमें तुमको? तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। अब आता है कि राउंड ट्रिप में ये 0 नहीं होता है। देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ये 2 ब्लॉक्स हैं, सॉरी एक ही ब्लॉक है यहाँ पर, और ये ब्लॉक यहां से यहां गया। पूछता है फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ये फोर्स एफ है, ड्रैग फोर्स जिसको ड्रैग करके ले जा रहा है। अब देखो यहां फ्रिक्शन कहां लगेगा बेटा? जब फ्रिक्शन यहां लगेगा तो बैकवर्ड्स लगेगा। सो दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज वेट mg एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज म्यू। So technically this is Fk and we are assuming that F is greater than Fk. ठीक, तो बच्चों Fk की वैल्यू क्या होती है? म्यू टाइम्स n होती है। तो दिस इज म्यू mg माइनस आई कैप। अब A से B ले जाने में और B से A लाने में वर्क डन कितना लगा?
तो ये आ गया म्यू mg माइनस आई कैप। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? नहीं नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। सर मल्टीप्लाई होगा प्लस, ना? हाँ हाँ, डॉट आएगा बेटा, डॉट आएगा यहाँ पर। तो ये आ गया तुम्हारे पास माइनस म्यू एम जी डी। दिस इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है ये ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब देखो, जब बी से ए ड्रैग करोगे इसको, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ। और फिर से तुम बी टू ए का जब वर्क डन देखोगे, तो ये अगेन इट विल बी माइनस म्यू एम जी डी। तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ A to B to A is how much now? It's minus 2 mu mg d, which is not equal to 0. ठीक? Therefore we can say that the friction is a non-conservative force. Minus 2 mu mgd जब आता है, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए हम इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शन वैसे भी तुमको पता है, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये था तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई। ये वाला पढ़ लिया था तुम लोगों ने पूरा स्लाइड? Yes. ओके। और ये पढ़ लो इसको एक बार, इसमें कुछ भी नहीं है। None, sir. ओके, गुड। अब आते ही बच्चों बात किसकी आ रही है? सॉरी, अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये देखो, ये जो थ्योरम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे उसका। पूरी फिजिक्स में इसको बहुत यूज करोगे तुम, हर जगह यूज होता है इसका। ये क्या बोलता है, तो इसकी प्रैक्टिस तुम्हें बहुत बढ़िया चाहिए। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy. By all the forces acting on a system is equal to change in its kinetic energy. ये होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब ये जो ऑल द फोर्सेस है ना बेटा, इसको तुम वर्किंग के पर्पस से अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो कैसे, इसको तुमको सेग्रीगेट करना है ना अलग अलग फोर्सेस में, अलग अलग वर्क डन में। तो फर्स्ट आता है work done by conservative forces. So what is WC? I'll write this, right? WC is work done by the conservative forces. ठीक है, ये होता है WC। अब आया तुम्हारे पास ये क्या होता है, WNC. This is work done by the non-conservative forces. ठीक। और जो थर्ड फोर्स है, इसको तुम कैटेगरी में डाल दो अदर्स की। तो जब ये तीनों फोर्स लगते हैं, तो ये अदर्स कौन है? ये अदर्स हैं जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव से बच गए, ये वो अदर फोर्सेस होते हैं। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये होता है बच्चों तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसी का एक छोटा भाई है, वो कहता है कि इफ
if there is no non-conservative force on the system and work done by other forces is equal to 0, then WC, which is equal to change in kinetic energy, which gives me WC is what? Negative of WC is equal to change in potential energy, right? तो ये आएगा तुम्हारे पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज UF माइनस UI. यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो ये हो गया UI माइनस UF इज इक्वल टू KEF माइनस KEI. तो UI प्लस KEI इज इक्वल टू UF प्लस KEF. ठीक, तो हम बच्चों इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे टोटल एनर्जी इनिशियली. इसको क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी फाइनली. UF माइनस UI होगा या UI माइनस UF? माइनस साइन है ना बेटा यहाँ पर, तो WC क्या था तेरा? WC इज माइनस ऑफ, यहां से मैं अगर WC लिखूंगा तो ये आ जाएगा UI माइनस UF. आएगा कि नहीं आएगा? यस. तो ये जो है ना बेटा, ये टोटल, इसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, TE को बोलते हैं. ठीक है, और जब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर होती है तो इसका मतलब होता है एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, या सिंस लिखने की जगह तुम ये लिखो, सिंस TE initial is equal to TE final, therefore we say that energy is conserved. ठीक है भाई, तो इसको बच्चों एक बार पढ़ लो. यही होता है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये क्या है तुम्हारे पास? कम. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. समझ आया बेटा? नहीं आया? हेलो. Yes. भाई बाकी लोग जो बैठे हैं उनको समझ में आया कि नहीं? हर्षदा, ईशाना, Yes, sir. निधि, Yes, निधि sir. को समझ आया कि Yes, नहीं? sir. निधि को. हाँ, तो बेटा ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसका देखो मैं तुमको अभी यूज सिखाऊंगा तो तुमको काफी अच्छा लगेगा ये. हाँ बेटा, अगर यहाँ तक देखो तुम लोग को क्लैरिटी है ना, तो लेट्स मूव अहेड. मैं तुमको देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुमको ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. देखिए, ये आप हो, ठीक है, और ये आपने पहन रखे हैं बढ़िया से जूते. जब आप वॉक करोगे A से B तक, और आप ये वॉक करते हुए जा रहे हो, ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया बहुत ज्यादा, इधर जा रहा है ये, और ये यहां तक पहुंचता है. तो ये बताओ, there is enough friction between the floor and your shoes, right? This distance is A to B is how much? A to B is D. आपको बताना है कि what is the work done by this friction. A to B जाने में फ्रिक्शन ने क्या वर्क किया है? बताओ भाई बच्चों, चलो भाई बताओ. एनीबडी? कोई नहीं बता रहा मुझे? हे Minus mu भगवान. mg into d. हाँ देखो, कोई तो बोला हमारा बच्चा ये वाला, माइनस म्यू mg इंटू डी. दिस इज वर्क डन फ्रॉम A टू B. शाबाश इशिता. और कोई? श्रेष्ठ, ईशाना, यशवी, रानिया, हर्षदा, निधि. Yes, sir. वर्क डन बताना बेटा. A टू B फ्रिक्शन क्या वर्क करेगा?
पहले तो ये बताओ, जब तुम चलते हो तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? फॉरवर्ड के? Opposite direction. अरे बाप रे Opposite to the बाप, direction of motion. मोशन, रिलेटिव मोशन। रानिया सब भूल गई Relative बेटा, motion. हाँ सर. 9वीं की पढ़ाई में सब साफ। भाई फ्रिक्शन लगता है फॉरवर्ड इसमें। क्यों लगता है? देखो सुनो, मैंने सिखाया था तुम्हें जब फ्रिक्शन पढ़ाया था गधो। जब तुम चलते हो ना, व्हेन यू वॉक ऑन द फ्लोर, देखो, तो तुम अपने पैर से ना जमीन को पीछे की ओर पुश करते हो, ऐसे करके देखो। सब उठो अपने कुर्सी से और चल के देखो बे जल्दी से। तो यू पुश द फ्लोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम बाय योर फीट। ठीक है, तो तुम्हारे फीट का मोशन कहाँ हो रहा है? रिलेटिव मोशन ऑफ योर फीट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट इज व्हाई फ्रिक्शन एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू वॉक। समझ आया? यहां पर फ्रिक्शन हेल्प्स यू इन वॉकिंग। यहां पर फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग। समझ आया नहीं आया ये आप लोगों को सबको? Yes, sir. Yes sir. फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ आया नहीं आया? Yes, ऑल sir. ऑफ यू? Yes. बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहने जा रहा था आप लोगों से कि जब फ्रिक्शन फॉरवर्ड है तो इसी तरह ये क्या आएगा बेटा? फिर Plus. प्लस हो जाएगा। चलो प्लस भी कर दिया। अब देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि वर्क डन जो होता है ये होता है एफ डॉट एस वेक्टर। ये तो कांस्टेंट फोर्स है ना फ्रिक्शन यहाँ पर। व्हाट इज दिस एस वेक्टर? एनीबडी हु कैन हेल्प मी विद दिस? व्हाट इज दिस एस वेक्टर? एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। है कि नहीं? अब देखो, सब यहां देखना, ठीक है? रुको जरा, थोड़ा कैमरे को बड़ा किया जाए, शायद इससे बात बनेगी। हाँ, एक बात बताओ, ये तुम्हारे दोनों पैर हैं, ठीक है? जब तुम चलने लगते हो तो तुम क्या करते हो? ऐसे आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो? अपने एक पैर से पहले पीछे पुश करते हो, फिर अगला पैर, पीछे वाला पैर आगे लाते हो, फिर पीछे वाला पैर आगे लाते हो, ऐसे ही आगे बढ़ते हो ना। यहां से यहां जाओगे तो ऐसे चलोगे। यस और नो? Yes, sir. Yes sir. अब एक Yes, बात sir. बताओ, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो कहाँ है? तुम्हारे पैर और जमीन के बीच में है। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कंटिन्यूटी में मूव कर रहा है क्या? नहीं. कंटिन्यूटी ऑफ फोर्स उस पॉइंट पे लग रहा है क्या? No, sir. बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो तो ब्रेक हो गया ना कंटिन्यूटी उसकी। जैसे ही पैर उठा, जैसे ही पैर उठा गया, वो खत्म हो गया। तो अब वर्क डन क्या आना चाहिए? तो अब एस वेक्टर क्या हो गया? 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हियर इज 0। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ रानिया, आजा बेटा, वीडियो ऑन कर तो तू जरा देखो, तुझे मैं फिर समझाऊं। आ जाओ आ जाओ। कहाँ चली गई तू? रानिया, स्विच ऑन योर वीडियो एंड कम। रानिया, हाँ अब आइए। चल बता बेटा, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वो 0 कैसे हुआ? हाँ वेरी गुड। एक बात बताओ, ये एस वेक्टर तुमको समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑफ द फोर्स, ये समझ में आया बेटा तुम्हारे? ठीक है। Yes. अब एक बात बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पर, ये यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन। जैसे इसने इस पैर को लिफ्ट किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किया क्या फोर्स के डायरेक्शन में? नहीं। तो
तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के डायरेक्शन में, या कोई भी डिस्प्लेसमेंट है? नहीं वो तो जीरो हो नहीं गया। सर, अब देखो, अब इसी आदमी को हम घसीट के लाते हैं आगे। घसीटने का मतलब समझती है, वैसे खींच के लेके आए। ये हाँ। पैर नहीं उठा पा रहा है, इसके पैर चिपक गए जमीन से, he cannot lift his feet. So what will happen when you will drag this person from this point to this point? तो अब क्या हो रहा है, इसका पैर उठ ही नहीं रहा है ऊपर जमीन से। So now what will happen? अब फ्रिक्शन लगेगा backwards. When you will drag him, friction will act in the backward direction, right? yes और sir. इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा फॉरवर्ड, है कि नहीं? तब जो वर्क डन समझ आएगा आया। तो माइनस म्यू एम जी डी जो था वो आएगा। तो प्लस म्यू एम जी डी, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर प्लस म्यू एम जी डी भी नहीं था, माइनस म्यू एम जी डी भी नहीं था, Zero. ठीक है, जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि भाई फोर्स जिस तरफ लग रहा है उस तरफ उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब इशिता जी, अब आप वीडियो बंद कर सकती हैं बेटा अपना। इशिता जी, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ सर, आ गया मैं। शाबाश। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा इसमें? नहीं No, सर। sir. No sir. गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं। देखो, अब ना तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे लिए मैं होमवर्क देता हूं तुमको, ठीक है? आज के लिए हम इतना यहीं पे खत्म करेंगे इसको, ठीक है? नाउ यू शुड प्रैक्टिस सम ऑफ दीज फर्स्ट एंड देन यू कम। तो आज 7 तारीख है ना, पहले तो चैप्टर रीड करो बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में स्प्रिंग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, करो काम, फिर बात करेंगे, ठीक है? ट्यूसडे को मिलेंगे हम लोग। अगर कोई Thank you, sir. शेड्यूल में Bye. थोड़ा सा चेंज होता है तो वी विल सी। बाय, टेक केयर, ओके सर, बाय Okay, sir. सर। Thank you Thank sir. you. Bye. बाय बाय।